हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग फाइनेंस का जो हमारा आईएफएससी ग्रेड ए का सिलेबस है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्पॉट एंड डेरिवेटिव मार्केट्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स। तो यहाँ पर इस चैप्टर को समझने से पहले एक बार डेरिवेटिव मार्केट का जो वीडियो है उसे देख लेना, उसके बाद यहाँ पर इसे समझना शुरू करना। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्पॉट मार्केट से। तो स्पॉट मार्केट में हम क्या देखेंगे, अगर ये प्रीशियस मेटल के बारे में बात करें तो उसके लिए, अगर ये स्टॉक्स के लिए या फिर किसी और हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो उसके लिए, ये इमीडिएट डिलीवरी हमारी जब हो रही है उसके बारे में बात करता है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, अगर प्रीशियस मेटल लेकर चलूं तो फिजिकल गोल्ड या सिल्वर को हम सेल या फिर बाय कर रहे होते हैं, और वो भी किस रेट पर, जो करंट हमारा स्पॉन्टेनियस रेट चल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आज की बात करती हूँ कि आज यहाँ पर गोल्ड का रेट क्या है, ठीक है, तो ये कितना रहेगा, ये जो स्पॉट प्राइस है आज वो रहेगा अक्टूबर 14, 2025 में $4,000 123.90। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये कैसे है, पर ट्रॉय आउंस में है। अब आप सोचेंगे कि ये पर ट्रॉय आउंस क्या होता है, तो जैसे इंडिया में हम यहाँ पर तोला लेकर चलते हैं, हिंदी में तोला बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर ग्राम्स में जब हम लेकर चलते हैं तो ये भी एक यूनिट है, जिसके अकॉर्डिंग एक ट्रॉय आउंस क्या होगा, एक ट्रॉय आउंस पर आपका होता है 31.1035 ग्राम्स। ठीक है, तो ये याद रखना, और स्टैंडर्ड आउंस में ये 1.097 आउंस के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ पर गोल्ड को देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो उसे हम ट्रॉय आउंस की यूनिट में लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है छोटा मोटा सा, या आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछते हैं। तो प्रीशियस मेटल मार्केट जो है वो फंडामेंटली हमने स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट्स में डिवाइड किए हैं। स्पॉट मार्केट कौन से हो गए, जैसे अभी समझाया, इमीडिएट वाले। डेरिवेटिव मार्केट्स कौन से हैं, जैसे 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में अब इन मार्केट्स को क्यों यूज किया जाता है, तो ऑफ कोर्स हम इनको फिजिकल यूजर्स, जैसे हमें गोल्ड में ज्वेलरी खरीदनी है, गोल्ड कॉइन्स खरीदने हैं, हेजर्स या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। तो प्रीशियस मेटल स्पॉट मार्केट की अगर हम बात करें तो ये इमीडिएट परचेज हमारा जो हो रहा है या जो सेल हो रही है फिजिकल कमोडिटी की, उसके साथ में कनेक्ट करता है। याद होगा मैंने आपको स्पॉट मार्केट पढ़ाया था, टर्म पढ़ाया था, फॉरवर्ड पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको ये सारे की टर्म्स जो हैं वो बहुत डिटेल में समझाए थे। ठीक है, तो वही सारे की टर्म्स हमारे ये वाले अभी चल रही हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात होती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैकेनिज्म क्या रहती है हमारे स्पॉट प्राइस मार्केट की। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर हमारा स्पॉट प्राइस है तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट प्राइस। जैसे मैंने आपको आज का प्राइस बताया गोल्ड का, तो ये क्या है, वो था आपका स्पॉट प्राइस, है ना। अब ये हमारे किसी भी प्रीशियस मेटल का हो सकता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड पैलेडियम भी याद रखना। ठीक है, पैलेडियम, पीडी शायद उसको वो करते हैं ना हम लोग यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल में अपना यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, बॉट या सोल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट डिलीवरी। तो यहाँ पर डिलीवरी जो है वो आपकी 2 दिन के अंदर हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर डिलीवरी हमारी किस में होगी, तो फिजिकल ट्रांसफर हो रहा है, क्या होगा, डिलीवरी हमारी फिजिकल ट्रांसफर में होगी ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पर जिसको हम क्या कर रहे हैं, अनअलोकेटेड अकाउंट में बेसिकली यहाँ पर इसको रख रहे होते हैं। तो प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग यहाँ पर हम किस में लेकर चल रहे थे, यूएसडी पर ट्रॉय आउंस में, और यहाँ पर रियल टाइम ट्रेडिंग जो हमारे मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स में हो रही है, जैसे कि लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर ज्यूरिच में, इनको हम यहाँ पर कंसीडर कर कर चलते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग ग्लोबल वैल्यू है जिसको हम डॉलर पर ट्रॉय आउंस में यहाँ पर कोट कर रहे होते हैं। ओके, याद रहेगा ट्रेडिंग हब्स कौन से थे, लंदन, न्यूयॉर्क, ज्यूरिच। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर लिक्विडिटी की। तो ग्लोबल स्पॉट मार्केट आपके लिए हाईली लिक्विड है। आज भी आपके पास कोई भी गोल्ड ज्वेलरी है, जाओगे किसी भी ज्वेलर के पास में जाकर तुरंत इसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, तो ये हमारे लिए हाईली लिक्विड है। और कंपेयर टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तुरंत यहाँ पर हमारे लिए जरूरी नहीं है कि करेंसी की डिमांड हो, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, हमारे जो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रीशियस मेटल्स है इनकी तो होती है। और ये जो ट्रेडिंग है ये नियरली आपकी 23 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक चलती है, सैटरडे संडे ऑफ, है ना। पर्पस क्या है स्पॉट मार्केट का,
तो इसको हम प्राइमरली यूज करते हैं कमर्शियल यूजर्स के लिए। तो मैन्युफैक्चरर्स और ज्वेलर्स जो यहाँ पर फिजिकल मेटल रिक्वायर्ड होता है इंडस्ट्रियल या फिर ज्वेलरी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड लेकर आ रहे रॉ मटेरियल की तरह, उसको शेप कर रहे हैं और यहाँ पर बेचते हैं, ठीक है। तो बेसिकली या फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जैसे सेंट्रल बैंक्स हो गए, या फिर इन्वेस्टर्स हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जो कि फिजिकल बुलियन यहाँ पर होल्ड कर रखते हैं ऐसा सेफ हैवन एसेट। तो यहाँ पर हेजिंग हमारी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कर सकते हैं या तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पोर्टफोलियो याद होगा जैसे मैंने बोला था शेयर्स का होता है, आप रियल एस्टेट रख लो, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर मेटल्स भी रख सकते हो। अब आते हैं प्रीशियस मेटल्स डेरिवेटिव मार्केट में। तो इस डेरिवेटिव मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू जो है स्पॉट प्राइस की हमारे गोल्ड या सिल्वर की, वो आपकी कैसे डिपेंड करेगी कि हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन कर रखा हुआ है। कोई भी फिजिकल मेटल जो है वो यहाँ पर हम नहीं कर रहे चेंज एक्सचेंज, यहाँ पर क्या हो रहा है, मोस्टली कैश सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सपोज करो आपने गोल्ड स्पॉट लिया, अब वो गोल्ड स्पॉट आपने लिया यहाँ पर 6000 रुपीज पर ग्राम का, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि ये ना बढ़ जाएगा अगले 3 महीने में, तो अगर आपने एक गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ले लिया तो फिर मान लो आपने उसको लिया था थोड़े हाई प्राइस पर ही लोगे, 6100 रुपीज पर ग्राम पर ले लिया और 3 महीने के बाद ये 6300 का हो गया, तो वो जो 200 रुपीज पर ग्राम है वो आपको कैश में सेटल हो रहा है क्योंकि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। तो यहाँ पर स्पॉट मार्केट में जबकि क्या हो रहा था, फिजिकल गोल्ड था, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है हमारी अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस से आएगी मेटल के। हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ लेकर चलो, तो अब अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो हमें जो यहाँ रिटर्न्स मिल रहे हैं एक्सचेंज क्रेडिट फंड्स पर वो भी बढ़ेंगे। अगर गोल्ड का प्राइस कम होगा तो हमारे इसके प्राइस भी कम होंगे। तो मैंने डेरिवेटिव मार्केट्स में यही समझाया था। अब यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें गोल्ड ही तो अंडरलाइंग मेटल था, तो अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हम कोई फिजिकल डिलीवरी एज सच नहीं कर रहे, रेदर हम कैश सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और मैकेनिज्म है इसकी। तो अगर हम बात करें स्पॉट में हमारे पास क्या था, फिजिकल या फिर गोल्ड डेरिवेटिव सिल्वर था, है ना। लेकिन डेरिवेटिव में क्या है, यहाँ पर एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जैसे फ्यूचर या ऑप्शन। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि होल्डर को राइट दे रहा है या ऑब्लिगेशन दे रहा है कि किस तरीके से आप अंडरलाइंग मेटल को एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पर ऑन अ फ्यूचर डेट क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रांजेक्ट कर सकते हो। राइट्स और ऑब्लिगेशन मैंने आपको समझाए थे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कि किस तरीके से हमें राइट्स या ऑब्लिगेशंस मिलती हैं। अगर नहीं पढ़ा है ना प्लीज जाकर एक बार डेरिवेटिव मार्केट पढ़ लेना। मैं डेरिवेटिव मार्केट का ना आइए आपको शो कर रहा होगा थोड़ा 1-2 स्लाइड्स पहले, तो वहां पर ना उससे जाकर आप लोग प्लीज एक बार वीडियो से पढ़ लो ताकि यहाँ पर मुझे वो चीजें रिपीट नहीं करनी पड़े। देन आता है सेटलमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली हम किस में सेटल कर रहे हैं, कैश में, है ना। तो ये कब होते हैं, एक्सपायरी में होते हैं रेदर देन एक्चुअल मेटल ट्रांसफर। हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को केवल फ्यूचर यहाँ पर किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी फिजिकल गोल्ड को लेकर खरीद या बेच नहीं रहे। देन आती है बात लेवरेज की। तो लेवरेज में इन्वेस्टर्स जो है उनको एक लार्जर एक्सपोजर मिलता है टू प्राइस मूवमेंट्स विद अ स्मॉल इनिशियल कैपिटल आउटले। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी, हमने देखा था ना फ्यूचर में हमारे पास में एक्सचेंज क्रेडिट फंड्स पर हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास में एक मार्जिन अमाउंट रखनी पड़ रही थी। तो यहाँ हमारा जो एक्सपोजर है, ठीक है, वो हमें ज्यादा बड़ा मिल रहा है और जो कैपिटल है वो बहुत छोटा रखना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल प्रॉफिट्स या लॉसेस हमारे एम्पलीफाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर 10 रुपए का प्रॉफिट होता तो वो हमारे एम्पलीफाई होकर बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। रिलेशनशिप टू स्पॉट, जो डिफरेंस है फ्यूचर प्राइसेस में और स्पॉट प्राइसेस में, इसको बोलते हैं बेसिस। फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस क्या कहलाएगा आपका, बेसिस कहलाता है। तो फ्यूचर प्राइस जो होते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी आता है। अब कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, देखो
उस कॉन्ट्रैक्ट को संभाल कर रखना है, उसका इंश्योरेंस होगा और उसमें हमारी कुछ फाइनेंसिंग या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीजों को हम लेकर चल रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि 6,000 रुपीज का गोल्ड है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो कितने का बनाया था, 6100 का। तो ये जो 100 रुपए हैं ये क्या थे, ये हमारे कॉस्ट ऑफ कैरिंग थे, ठीक है। तो आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं वो यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस में। तो एक्सचेंज जो हो रहा है अगर यहाँ पर फिजिकल हो रहा है आपका, ताकि इंश्योर करें कि प्राइसेस हमारे लिंक्ड रहें। अब आता है पर्पस। तो पर्पस क्या है इसका, इसको हम यूज कर रहे हैं फॉर हमारा स्पेक्युलेटर्स, हेजर्स एंड आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें करेंट प्राइस अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगी, डेरिवेटिव में स्पॉट प्राइस क्या है प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर यूज करने की बात करूं तो हेजिंग में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो कमर्शियल यूजर्स क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर फ्यूचर सेल या फिर परचेज प्राइस जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक मान लो ज्वेलर है और यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है, तो ज्वेलर ने बोला मुझे 6 महीने के बाद में यहाँ पर आपसे ज्वेलरी चाहिए होगी, मैन्युफैक्चरर ने बोला ठीक है मैं अभी 6 महीने के बाद ही बेचना चाहता हूँ, अभी मुझे मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगेगा। तो आपस में इन्होंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिस पर इन्होंने एक प्राइस डिसाइड कर लिया अभी से, है ना। और यहाँ पर इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैरिंग। तो अगर मान लो प्राइसेस इन फ्यूचर बढ़ जाते हैं गोल्ड के, तो फिर जो ज्वेलर है जिसको खरीदना था ये गोल्ड, वो यहाँ पर अपने आप को बचा लेता है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर लेता है रिस्क से। स्पेक्यूलेशन, ट्रेडर्स यहाँ पर डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं ताकि बैट कर पाए ऑन फ्यूचर डायरेक्शन। मैंने देखा आज यहाँ पर गोल्ड जो है वो आई थिंक 1,17,000 पड़ रहा है रुपीज में, है ना। तो अगर मुझे ये लगता है कि आगे जाकर ये जो हमारा प्राइस है ये 1,25,000 तक जाएगा, तो मैंने क्या किया, नहीं जाएगा, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, जितना बड़ा अभी बिटकॉइंस वगैरह में सीन देखने के लिए मिला है, तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैं आपको कोई चीज यहाँ पर इंडिकेट कर रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी इशारा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पर 1,17,000 का मान लो गोल्ड है आज, और मुझे लगता है फ्यूचर में 1,25,000 का हो जाएगा, तो मैंने आज इसे खरीद लिया। जैसे ही 1,25,000 का आया मैंने इसे बेच दिया, तो जो यहाँ पर अपना हमारा डिफरेंस रहा 8,000 रुपीज का, ये मेरे लिए क्या बन गया, मेरा प्रॉफिट बन गया, ओके। तो यहाँ पर स्पेक्युलेटर्स इस तरीके से काम करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर कॉस्ट या फिर लॉजिस्टिक्स जो है फिजिकल स्टोरेज की वो नहीं रखनी, वो केवल और केवल किसके लिए काम करते हैं, स्पेक्युलेटर्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स आपके क्या होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं वो मार्जिन वाले जिस पर हमारी पूरी पूरी पकड़ होती है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, है ना। यहाँ पर ऑब्लिगेशन होती है कि या तो हम इन्हें बाई करें या सेल करें, और यहाँ कब, एक्सपायरी डेट पर। तो हेजिंग और स्पेक्यूलेशन में इसे यूज किया जाता है और हाई लेवरेज इसके साथ में इन्वॉल्व रहता है। इसका एक एग्जांपल देखो, एक्सचेंज ट्रेडेड में हमारे पास में इंडिया में क्या होगा, एमसीएक्स होता है ना, कॉमेक्स भी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इसको बाई या सेल करना होता है ऑन एक्सपायरी, और इसको हम हेजिंग या स्पेक्यूलेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस हमारे कैसे होते हैं, ये हमें राइट दे रहे हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पर हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन हमारे ऊपर राइट होती है। राइट क्या है कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे वो काम करना ही करना है। तो ये हो गया राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द मेटल एट अ सेट प्राइस, ठीक है। पर्पस क्या है, फ्लेक्सिबल हेजिंग दे रहे हैं, स्पेक्यूलेशन यहाँ पर विद लिमिटेड अपफ्रंट रिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिस्क है वो कैसा है, लिमिटेड है, अपफ्रंट रिस्क हमारा प्रीमियम होगा। देन आता है फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स में क्या होगा, फॉरवर्ड्स में आपका ओवर द काउंटर रहता है, या फिर स्वैप्स में भी ओवर द काउंटर क्या होता था, ओवर द काउंटर का मतलब था कि रिस्क इन्वॉल्व जो है वो बहुत कम है, सॉरी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ईटीएफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास काउंटर पार्टी रिस्क था वो ऐड हो जा रहा था। तो ये प्राइवेट कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट से दो पार्टीज अपने मन से इसको बना रहे थे, और इसको हम इंस्टीट्यूशंस जब यूज कर रहे होते हैं तो किसके लिए यूज करते हैं, हेजिंग अगेंस्ट प्राइस या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट आते हैं प्रीशियस मेटल मार्केट्स इंडिया में। अब इंडिया में अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन से मार्केट्स आ जाते हैं,
तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में इंडियन प्रीशियस मार्केट जो है उनको देखेंगे आप, एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ड्रिवन फिजिकल मार्केट है और यहाँ पर इंक्रीजिंगली रेगुलेटेड डेरिवेटिव मार्केट भी देखा जा रहा है। तो दो हमारे पास में की रेगुलेटर्स हैं। कौन कौन से की रेगुलेटर्स हमारे पास हैं? एक है सेबी, एक है आरबीआई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल मार्केट के लिए हमारे पास बीआईएस भी होता है और गिफ्ट सिटी में आईएफएससी है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को भी आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स में हमारा रेगुलेटर रहता है सेबी, ठीक है। यहाँ पर सेबी क्या करता है, वो एमसीएक्स के ऊपर अपना ओवरसी करता है, उसको सुपरवाइज करता है। तो एमसीएक्स में गोल्ड एंड सिल्वर फ्यूचर्स, ऑप्शंस ये देखने के लिए मिलते हैं। साथ में एक कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो कि 0.01% का है, वो भी ये लगाता है, ठीक है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो ये एमसीएक्स की मैं बात कर रही हूँ, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स। यहाँ पर हमें गोल्ड और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं अलग अलग साइजेस में, स्टैंडर्ड, मिनी, पैटर्न, इस तरीके से। और हम केटर कर रहे हैं बोथ हमारा इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स को। अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे इंडियन रेगुलेटर्स में ही, तो हमारा जो सेबी है वो और क्या कर रहा है, वो यहाँ पर ध्यान रखता है प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स जो कि डोमिनेंट शेयर रखते हैं, और ऑप्शंस हमारे गोल्ड फ्यूचर्स पर भी पॉपुलर हैं। रेगुलेशन की बात करें तो सेबी यहाँ पर रूल्स लगाता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि मार्जिन का हो गया आपका, पोजीशन लिमिट्स, ओपन पोजीशन, स्टॉप लॉस लिमिट्स, इस तरह से हमारे पास में लिमिट्स होती हैं, नेट ओपन पोजीशन लिमिट्स होती हैं। तो हमें क्या करना है, पेमेंट करनी होती है ऑफ कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। तो अब आपको ना यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट्स जो है हमारा स्पॉट्स में भी, प्रीशियस मेटल्स में भी, वो भी हमारा काम कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंपोर्ट्स फॉरेक्स की, तो ये हमारा आरबीआई देखता है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा एमसीएक्स वगैरह को, ये कौन देख रहा था, ये देख रहा था आपका सेबी। अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई यहाँ पर मॉनिटर कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है फ्लो, किस चीज का फ्लो, हमारी यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर का। तो यहाँ पर इंडिया में कितना गोल्ड हमें खरीदना है, कितना गोल्ड हमें बेचना है, इन सारी चीजों का ख्याल किसको रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा आरबीआई को। अब आरबीआई यहाँ पर इसको मैनेज करता है ताकि करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा मैनेज रहे और स्टेबिलिटी रहे हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। आया समझ में, क्यों हम यहाँ पर आरबीआई से इंपोर्ट्स जो हैं वो मैनेज करवा रहे हैं, ताकि यहाँ पर इंपोर्ट्स और फॉरेक्स को हम मैनेज करें, गोल्ड इंपोर्ट्स को मैनेज रेगुलेट करता है और हमारे करेंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करेगा। ये करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी समझा रखा है, ठीक है। देन आता है यहाँ पर आपके पास में आईएफएससीए। देखो आईएफएससीए यहाँ पर जो है वो रेगुलेट और यहाँ पर हो रहा है सेबी का आरबीआई के जॉइंट मैंडेट से, जिसमें कि आईएफएससी की जो बैंकिंग यूनिट्स हैं, आईबीयूज जिन्हें हम बोलते हैं, वो ऑफर करते हैं ओटीसी डेरिवेटिव्स ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, किसको, हमारे क्लाइंट्स को, ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वो प्रमोट हो पाए। इसके बाद में फिजिकल मार्केट पर आते हैं। फिजिकल मार्केट में कौन है, फिजिकल मार्केट में होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जब मैं आपको हॉलमार्किंग या फिर मैं आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में बताती हूँ कि कौन से स्टैंडर्ड को किस गोल्ड के साथ में लेकर जाना है, तो मैं आपको यूजुअली बीआईएस के बारे में बताती हूँ। तो बीआईएस क्या देखता है, ये क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है ताकि यहाँ पर हमारी जो गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार 18 कैरेट का गोल्ड बताकर यहाँ पर उसमें बहुत ज्यादा मिलावट कर दी जाती है कॉपर वगैरह की, या 24, 22 कैरेट बोलकर 18 कैरेट गोल्ड दे दिया जाता है। तो इसीलिए हॉलमार्किंग स्कीम जो है वो हमारी आई थी ताकि जो प्योरिटी है उसको हम यहाँ पर मेंटेन कर रखें। इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स बाय गारंटीइंग प्योरिटी लेवल्स, ये सब काम हमारे बीआईएस करता है। और आईएफएससी जो है वो क्या कर रहा है इस पूरे सिचुएशन में, वो ओटीसी डेरिवेटिव जो है गोल्ड और सिल्वर बैंक्स में, उनको यहाँ पर अलाउ करता है। एंड रेगुलेटिंग को कौन कर रहा है, आरबीआई एंड सेबी जॉइंटली, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं
क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं हमारे स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट में? तो जो हमारे दोनों मार्केट्स हैं ये काफी डिफरेंट हैं व्हेन आई टॉक अबाउट देयर पर्पस, सेटलमेंट मेथड्स एंड प्राइसिंग मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बात करें अगर हम स्पॉट की, दैट इज अ फिजिकल मार्केट, तो ये कैश मार्केट रिप्रेजेंट कर रहा था। इमीडिएट डिलीवरी हो रही थी टिपिकली T+2 डेज में, और इसमें हम एक्सचेंज कर रहे थे मेटल फॉर कैश एट करेंट प्राइस। प्राइसिंग की बात करें तो स्पॉट प्राइस जो है वो आपका इंस्टेंटेनियस है, ग्लोबल प्राइस है, और इसको हम कोट करते हैं डॉलर पर ट्रॉय आउंस। तो ये हमें रियल टाइम सप्लाई दिखा रहा है और डिमांड हमारे फिजिकल कमोडिटीज के लिए। एसेट्स की बात करें तो फिजिकल मेटल्स जैसे बुलियंस, बार, कॉइन्स, या फिर अनअलोकेटेड मेटल अकाउंट, जैसे कि बायर यहाँ पर एक क्लेम यहाँ होल्ड कर रख रहे हैं अगेंस्ट द बैंक नॉट स्पेसिफिक बार्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस मार्केट है, ग्लोबल प्राइस पर हम चल रहे हैं, डॉलर पर ट्रॉय आउंस पर हम चल रहे थे, एंड ये हमें रियल टाइम सप्लाई दिखा रहा है और डिमांड दिखाता है फिजिकल कमोडिटी की। एसेट में हमने देखा कि जो फिजिकल मेटल्स हैं जैसे बुलियंस हो गए, बार्स हो गए, कॉइन्स हो गए, गोल्ड बार्स होते हैं ना, तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है, या अनअलोकेटेड मेटल अकाउंट्स जहां पर बायर क्या कर रहा है, एक यहाँ पर क्लेम अगेंस्ट द बैंक होल्ड कर रख रहा है, लेकिन स्पेसिफिक बार्स उसके पास नहीं है। फिर रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो प्राइस रिस्क आपका डेफिनेटली रहेगा, बहुत वॉलेटाइल मार्केट होता है, कभी प्राइसेस सडनली हाई चले जाते हैं फिर थोड़े से फॉल कर जाते हैं। तो होल्डिंग फिजिकल मेटल इंट्रोड्यूसेस स्टोरेज रिस्क। चोरियां होती है इंडिया में, ज्यादातर जो चोरी होती है वो गोल्ड और कैश की होती है, ठीक है। इंश्योरेंस कॉस्ट लग जाती है अगर स्टोरेज रिस्क में हम बात करें। इसके अलावा डिलीवरी रिस्क, जो हमारी काउंटर पार्टी है वो यहाँ पर डिलीवरी ही नहीं कर पाई फिजिकल मेटल की, ये भी हो सकता है। तो इन सब के साथ में हमारा क्या मिल रहा है, इन सब के साथ में हमारा यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल बन रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे स्टैंडर्डाइज्ड या फिर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कस्टमाइज्ड मतलब दो पार्टीज मिलकर आपस में डिसाइड करनी है कि अच्छा कौन सी एक्सपायरी डेट रखनी है, क्या प्राइस रखना है, कोई और कंडीशंस है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं। तो ये वैल्यू कहां से ड्राइव कर रहे थे, डेरिवेटिव्स ड्राइव करते हैं वैल्यू अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस से, और ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड स्पेकुलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर बात करें, फ्यूचर प्राइस हमारा स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी देख रहे थे हम। कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या क्या आ रहा था, फाइनेंसिंग कॉस्ट, स्टोरेज और इंश्योरेंस। फाइनेंसिंग कॉस्ट तब तक समझ में आ चुकी होगी कि जब मुझे पैसा चाहिए तो उस पैसे के लिए मैंने लोन लिया या फिर कुछ शेयर्स इशू करे, तो ये सब मेरे यहाँ पर फाइनेंसिंग कॉस्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर एसेट्स की बात करी जाए तो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड्स, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड होती हैं। की फंक्शंस क्या है, लेवरेजिंग यहाँ पर जो हमें करनी है वो यहाँ पर आपका की फंक्शन है। तो डेरिवेटिव्स में हमारे जो ट्रेडर्स हैं उन्हें एक स्मॉल परसेंटेज अपनी जो टोटल कॉस्ट है उसका मार्जिन की फॉर्म में डिपॉजिट करना होता है। तो यहाँ पर एक लार्जर एक्सपोजर के लिए कंट्रोल मिल जाता है, तो पोटेंशियल गेन्स और लॉसेस हमारे दोनों ही मैग्नीफाई हो रहे हैं। बहुत डिटेल में मैंने डेरिवेटिव्स में ये पूरी बात समझाई है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेसिफिक रिस्क फॉर प्रीशियस मेटल डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है ये हमारे लिए कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिस्क लेकर आती है ऑन टू बेसिक प्राइस वॉलेटिलिटी इनहेरेंट इन द अंडरलाइंग मेटल। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हमारे पास में अलग अलग फाइनेंशियल रिस्क देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि हमारी प्राइस वॉलेटिलिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आता है आपका लेवरेज रिस्क। लेवरेज रिस्क क्या है, एक एग्जांपल मैं इसका देती हूँ आपको। ऐसा मानकर चलो मेरे पास 10,000 रुपीस थे, मैंने इन्हें मार्केट में यहाँ पर लगा दिया, कुछ शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। आप गोल्ड एंड सिल्वर भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके बाद में क्या किया, मैंने बैंक में गई और बैंक से भी मैंने लोन ले लिया। बैंक से मैंने लोन लिया 1 लाख रुपीस का, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कितने रुपीस टोटल लगाए, मैंने शेयर्स खरीदे इस पैसे से भी, तो 1,10,000 रुपीस का मैंने टोटल शेयर्स खरीद लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो यहाँ पर
पोर्टफोलियो है उसमें यहाँ आपको एक एक्सपोजर आया, एक यहाँ पर रिस्क आया, जिसकी वजह से मेरी जो वैल्यू थी वो गिर गई। अब गिर कर ये कितनी हो गई, ये 10% से गिर गई, ठीक है। 10% से गिरी मतलब 11,000 रुपीज खत्म हो गए यहाँ से सीधे सीधे। 1,10,000 रुपीज मेरे पास थे और इसमें से कितना बचा, केवल 99,000 रुपीज, राइट। अब कितने रुपीज का लॉस हुआ मुझे, 11,000 का। मेरे पास अपनी कैपिटल कितनी थी, 10,000। क्या मेरा पूरा कैपिटल जो बेस था वो खत्म नहीं हो गया, खत्म हो गया ना पूरा कैपिटल बेस। और वो जो 1,000 रुपीज है वो अलग हो गए, और ये लोन लिया था इसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ये 1,000 का लॉस अलग हो गया। तो यहाँ है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, हमने लोन लिया, ठीक है, और लोन लेकर फिर हमने कोई काम किया। जैसे लोन लिया एक बैंक ने, और बैंक ने लोन लेकर आरबीआई से किसी दूसरे कस्टमर को लोन दे दिया, तो ये होगा लेवरेज, ठीक है। अब हाई एक्सपोजर यहाँ पर हमें स्मॉल मार्जिन से मिल रहा है, बहुत हाई लॉसेस हमारे पास हो सकते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा कि 10% में मेरा पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा सबसे डायरेक्ट रिस्क होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक फ्रैक्शन अपने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का यहाँ पर रख रहे हैं, ताकि अपना जो मेटल है उसकी वर्थ को कंट्रोल कर सके। और एक स्मॉल एडवर्स प्राइस, एडवर्स प्राइस क्या था मेरे लिए, 11,000 रुपीज था, अनफेवरेबल, ठीक है। अगर एक अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट हो रही है तो हमारे जो लॉसेस हैं वो इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मान लो मुझे बोला गया कि केवल आपको 2% अपना जो वैल्यू था मेटल का उसका केवल 2% ही मार्जिन में रखना है, लेकिन एकदम से यहाँ पर फॉल आया और वो फॉल 5% का आया, है ना। तो मुझे डायरेक्टली कितना लॉस हो रहा है, जितनी मार्जिन थी वो और यहाँ पर 3%, और मुझे तुरंत एक्सचेंज से कॉल आ जाएगी कि भाई यहाँ पर मार्जिन मनी ऐड करो अपने मार्जिन अकाउंट में। अगर एग्जिट पोजीशन लेना भी चाहूंगी तो वो कब ले सकती हूँ, जब ये लॉस मैं अपना कंप्लीटली फिल कर दूं। तो इसीलिए यहाँ पर एंटायर जो अकाउंट है वो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की वाइप आउट हो जाती है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट आते हैं काउंटर पार्टी रिस्क को। काउंटर पार्टी रिस्क क्या था, सामने वाली पार्टी सेटलमेंट नहीं कर पा रही, मैंने गोल्ड खरीदने के लिए उसको पैसा दिया, वो पैसा उसने लिया, सडनली यहाँ पर प्राइस जो है वो बहुत नीचे गिर गया, मेरी जो यहाँ पर जिसको प्राइस यहाँ पर ट्रेडर को पैसा दिया था उसकी पूरी नेटवर्थ खत्म हो गई, और वो यहाँ पर मुझे मेरा पैसा भी वापस नहीं कर पा रहा और फिजिकल सेटलमेंट भी नहीं कर पा रहा, मतलब गोल्ड भी नहीं दे पा रहा। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, काउंटर पार्टी रिस्क। तो ये स्पेसिफिक रहता है हमारे ओटीसी डेरिवेटिव्स में ओवर द काउंटर, ठीक है। क्यों यहाँ पर क्यों है और यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये देखा था ना एक्सचेंज ट्रेडेड वाले में कि मार्जिन मनी हमने रखी हुई है ना, तो इसीलिए ये यहाँ पर रहेगा। काउंटर पार्टी रिस्क क्या है कि पार्टी जो है ऑन द अदर साइड ऑफ अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है अपनी ऑब्लिगेशन में इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में यही रिस्क लो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक क्लियरिंग हाउस होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जैसे है, जो कि एक सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह काम कर रही है। ये यहाँ पर एक बफर बनाकर रखती है, क्या करती है, जब तक मैंने पैसा नहीं दिया तब तक यहाँ पर शेयर जो है वो नहीं लेकर आएगी अपने अकाउंट में, और जैसे ही मैंने पैसा दिया तुरंत वो शेयर्स ले लेगी और यहाँ पर सेटलमेंट जैसे भी होना है वो अपने हिसाब से करेगी। तो हमारे पास में एक बफर की तरह समझ लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह काम करती है और कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसे गारंटी कर रही है बाय बिकमिंग द बायर टू एवरी सेलर एंड द सेलर टू एवरी बायर। मैंने यहाँ पर खरीदना था गोल्ड, ठीक है, मैं बायर हूँ, तो यहाँ पर इसने क्या करा, और ये सेलर है, ठीक है, इसने सेलर से पहले बायर बनकर इस गोल्ड को खरीदा, अपने पास रखा, फिर मैंने जैसे ही पेमेंट की उसके बाद इसने एक सेलर का रोल प्ले कर सेटलमेंट कराया, ना कि मैं डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो मेरे पास में जो काउंटर पार्टी रिस्क था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, किसमें, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट आते हैं ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या थे, जहां पर हम ऑन द काउंटर
एक काउंटर पर मैं और मेरा दोस्त बैठकर यहाँ पर डील कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, bespoke है, अनरेगुलेटेड है बाय सेंट्रल एक्सचेंज, और काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर गई, मेरा दोस्त डिफॉल्ट कर गया, किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली बैंकरप्ट हो गया, तो सर्वाइविंग पार्टी जो है वो अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लूज कर देगी। नेक्स्ट आ जाओ लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में क्या होगा, ये हमारा मेटल और एक्सचेंज से वेरी कर रहा है, तो एक डेरिवेटिव पोजीशन जो है वो हमारी क्विकली ना और इजीली हम उसको क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास में सडनली अगर कोई भी चीज आ गई, डेरिवेटिव था 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, इस तरीके से टाइम है, तो अगर हम बात करें गोल्ड फ्यूचर्स की, तो इनको हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जिन चीजों को हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, तो मेजर एक्सचेंजेस पर ये हाईली लिक्विड है, रिस्क हमारा जो है लार्ज ट्रांजेक्शंस के लिए वो मिनिमाइज हो गया। लोअर लिक्विडिटी, नीचे एमर्जिंग मार्केट्स जो होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर पैलेडियम की बात करें या फिर हमारे पास में लेस पॉपुलर मेटल्स हो गए या स्मॉलर साइज कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए गोल्ड के लिए, तो जैसे कि गोल्ड पैटल कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में, तो इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत कम है, जहां पर बिड आस्क स्प्रेड आपको काफी वाइडर मिल जाती है। बिड आस्क क्या होता है, बिड होता है बाई और आस्क होता है ऑफर या फिर सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइस होता है, इनका डिफरेंस जो है वो हो गया बिड आस्क प्राइस, और ये वाइडर हो गया, मतलब यहाँ पर जितने में मैं बेचना चाहती हूँ और जितने में कोई खरीदना चाहता है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये हमारे लिए कॉस्टली हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी ट्रेडर के लिए कि वो एक पोजीशन से स्विफ्टली एग्जिट ले पाए। नेक्स्ट आते हैं बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क क्या होता है, तो हमने देखा था कि फ्यूचर प्राइस में से अगर मैं स्पॉट प्राइस को माइनस कर दूंगी, इनका जो डिफरेंस है वो अगर मैं निकाल रही हूं, तो मेरे पास बेसिस आता है ना। तो बेसिस रिस्क आपका तब अराइव करता है जब प्राइस किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी परफेक्ट कोरिलेशन में मूव नहीं कर रहे विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग फिजिकल एसेट बीइंग हेज्ड। तो जिसमें हम यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में उतना ज्यादा यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा जितना कि गोल्ड में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रिस्क है, अगर किसी ज्वेलर ने हेज किया यहाँ पर एक प्राइस बाय बाइंग फ्यूचर्स, लेकिन जो स्पॉट प्राइस है वो ज्यादा जल्दी यहाँ पर बढ़ रहा है या फिर स्लोअर देन द फ्यूचर प्राइस, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हमारी स्टोरेज कॉस्ट में या इंटरेस्ट कॉस्ट में आ गए, है ना, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए मान लो, तो हेजिंग जो है वो इम्परफेक्ट होगी और हमें नेट लॉस या गेन हो जाता है, जो कि हमारी इंटेंशन ही नहीं थी। तो हेजिंग जो है वो हमारी इम्परफेक्ट वे में ऑफसेट कर रही है हमारी फिजिकल पोजीशंस, ठीक है। अब हेजिंग स्ट्रैटेजीज हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू समझेंगे, उससे पहले ना मैं आपको पोजीशन लिमिट समझा देती हूँ, क्योंकि पोजीशन लिमिट्स आपके में डेरिवेटिव्स में भी आ चुकी हैं और यहाँ भी आ चुकी हैं, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है ओपन पोजीशन लिमिट, एक सेकेंड, हाँ, ओपन पोजीशन लिमिट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम नेट लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, लॉन्ग पोजीशन मैं बोलूंगी बाई करना, जब मैं बाई कर रही हूं मेरा पोर्टफोलियो बड़ा हो जा रहा है, और शॉर्ट पोजीशन में क्या बोलूंगी, ऑफ कोर्स इसका उल्टा कर लो, सेल करना, जब मैं अपने पोर्टफोलियो में से सामान बेचती जाऊंगी तो कम हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर अगर मैं नेट पोजीशन निकाल कर रखूं कि लॉन्ग और शॉर्ट में हो सकता है मैंने ज्यादा बाई किया या ज्यादा सेल किया, तो ये हमारे पास में क्या बताएगा, ये बताएगा नेट पोजीशन। तो टोटल लॉन्ग माइनस टोटल शॉर्ट पोजीशन। स्पेक्युलेटिव पोजीशन लिमिट होती है जो हमारे स्पेक्युलेटर्स के लिए होती है कि भाई मुझे यहाँ पर इतने में खरीदना है, इतने में बेच देना है। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ अलग अलग पोजीशन लिमिट्स और होती हैं, जिसमें से एक होती है स्टॉप लॉस लिमिट। जो लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा स्टॉप लॉस लिमिट्स क्या होती है, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। मान लो यहाँ पर आपने एक शेयर खरीदा 500 रुपीज का, ठीक है, अब आपको लग रहा है ये शेयर आगे जाकर 700 तक का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपने एक स्टॉप लॉस लिमिट भी चेक करनी होती है। अब ये बहुत सारी आपकी टेक्निकल चीजें होती हैं, उसके थ्रू पता की जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर मान लो बोली कि ये है आपकी 350 रुपीज,
तो मेरा क्या बोलना है कि अगर मान लो इस स्टॉक का प्राइस गिरते गिरते 500 से 350 आ गया, तो इस पोजीशन पर मुझे इसे बेच देना है। क्यों? इस पॉइंट के बाद में ये शेयर जो है वो हो सकता है 200 रुपीज तक पहुंच जाए। तो ये मेरे लिए क्या बन जाती है? ये बन जाती है स्टॉप लॉस लिमिट। ठीक है, बाकी ट्रेडर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है, जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के लिए, हेजर्स के लिए, तो वो सब मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर हाँ आपके इसमें कुछ भी आता है तो मैं आपको आगे बढ़ाती हुई चली जाऊंगी। ओके, चलो अब आ जाते हैं हैजिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर, कि यहाँ पर जो हमारी हैजिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो हम कैसे यूज करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन से। अगर डेरिवेटिव्स का लेक्चर्स देखा है तो पता चल गया होगा हैजिंग क्या होता है। अगर नहीं देखा तो बता देती हूँ, प्रोटेक्शन। हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये जो बार बार मार्केट वॉलेटाइल जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो इससे मुझे खुद को कैसे बचाना है? इससे मुझे खुद को बचाना है, यहाँ पर इंश्योरेंस यूज कर सकती हूँ मैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर सकती हूँ, स्वैप्स यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस इन दोनों को आपको दे दिया जाए तो आप खुद को कैसे बचाओगे? तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट हेज हो सकता है, जिसमें कि हमारे पास में हम गोल्ड फ्यूचर को, शॉर्ट का मतलब क्या था? सेल करना, है ना? तो हम इसको बेच रहे हैं ताकि खुद को ज्यादा प्राइस फॉलिंग से बचा लें। वो जो 500 से 350 जा रहा था तो 200 ना पहुंच जाए, उससे खुद को बचाने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पर शॉर्ट हेजिंग कर दी। ठीक है, लॉन्ग हेजिंग हमारे कंज्यूमर्स के लिए होती है। तो मैंने क्या किया? मुझे लगा प्राइस ऐसा ना हो यहाँ से 500 से 700 चले जाए, तो मैंने 500 पर ही गोल्ड खरीद कर रख लिया। ठीक है, तो मैंने इसको पहले से खरीदने का एक प्राइस जो था उसे लॉकिंग कर ली। और ऑप्शंस में हम बाई और कॉल दोनों ऑप्शंस रख रहे थे, पुट एंड कॉल ऑप्शन, सॉरी बाई एंड कॉल नहीं, तो यहाँ पर कॉल एंड पुट हम दोनों रखेंगे। तो हेजिंग क्या है? यहाँ पर डेरिवेटिव्स को यूज करना है ताकि जो हमारा रिस्क है उसको ऑफसेट कर पाए। कैसा रिस्क? एडवर्स रिस्क, अनफेवरेबल रिस्क, जो हमें लॉस दे रहा है वो रिस्क। तो यहाँ पर फिजिकल कमोडिटीज में हम इसके लिए स्पेशली कर रहे हैं। तो हेजर्स जो है वो क्या चाहते हैं? प्राइस स्टेबिलिटी चाहते हैं, पोटेंशियल प्रॉफिट चाहते हैं सर्टेनिटी के लिए। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके शॉर्ट हेज या फिर लॉन्ग हेज। शॉर्ट हेज में हम क्या देखेंगे कि ये हमारा तब यूज होता है जब कोई कंपनी या इंडिविजुअल जो है वो फिजिकल एसेट्स को यहाँ पर बेसिकली होल्ड कर कर रख रहे हैं और इनको लग रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पर हमारे पास में प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि आज कोई सामान आपके पास है और आपको इसको सेल करना है, आपने इसे एज एन इन्वेस्टमेंट रखा, लेकिन फ्यूचर में प्राइस इसका गिर सकता है, तो आप क्या करोगे? इसको हेजिंग करोगे इसके रेट को। तो यहाँ पर एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर जानती है कि इसको 1000 आउंसेस ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस करने हैं 3 महीने में। और इसको क्या डर लग रहा है? इसको डर लग रहा है कि भाई गोल्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो ये अपने जो गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्हें सेल करेगी ऑन अ शॉर्ट पोजीशन। और मैंने डेरिवेटिव्स में आपको एक बात बताई थी कि हम अगर यहाँ पर शॉर्ट हेजिंग कर रहे हैं मान लो, तो यहाँ पर मुझे क्या डर था कि प्राइस डिक्लाइन होगा, लेकिन जिसको हम ये फ्यूचर बेचेंगे उसको क्या कॉन्फिडेंस होगा कि प्राइस आगे जाकर बढ़ना है। तो अगर स्पॉट प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं 3 महीने में, तो कंपनी जो है वो अपना पैसा फिजिकल गोल्ड सेल पर तो अपना लूज कर रही है, लेकिन गोल्ड जो फ्यूचर इसने बेचा उससे गेन करेगी। तो यहाँ पर इसके पास में एक स्टेबल रिवेन्यू प्राइस आ जाएगा। ठीक है, देन आता है लॉन्ग हेज। ये कब करेंगे? जब मुझे लग रहा है कि आगे जाकर जो है प्राइस बढ़ जाएगा, जब मुझे कोई पर्टिकुलर सामान खरीदना है, तो मैंने आज यहाँ पर क्या की? हेजिंग कर ली इसकी, कौन सी वाली? लॉन्ग वाली। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक कंपनी या इंडिविजुअल परचेज करेंगे फिजिकल एसेट्स को इन द फ्यूचर, और इनको डर है कि भाई फ्यूचर में जाकर प्राइसेस बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ज्वेलर को 50 केजी सिल्वर जो है वो 2 महीने में चाहिए ताकि इस ऑर्डर को वो फुलफिल करें। और इनको क्या फियर है कि सिल्वर प्राइस बढ़ जाएगा, तो इन्होंने ज्वेलर से क्या किया? सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया, और किस पर? लॉन्ग पोजीशन पर। तो अगर फ्यूचर प्राइस सच में भी बढ़ गया तो ज्वेलर जो है वो ज्यादा फिजिकल सिल्वर देंगे और एक इक्विवेलेंट अमाउंट जो है ऑन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसको वो यहाँ पर गेन कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? उनका परचेज प्राइस सिक्योर हो जाएगा। मतलब एक जगह आपको लॉस हो भी गया तो दूसरी जगह से प्रॉफिट हो जाएगा, और वो लॉस और प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा,
जिसकी वजह से आप यहाँ पर होने वाले लॉस से बच गए। ऑप्शंस क्या है फ्लेक्सिबल हेजिंग के लिए? अब यहाँ पर तो कॉल ऑप्शन होता था। कॉल ऑप्शन किससे रिलेटेड था कि मुझे यहाँ पर बाई करना है अगर, तो राइट टू बाय मिल जाएगी एट एक्सपायरी डेट। और पुट ऑप्शन क्या था? पुट ऑप्शन था कि मुझे सेल करना है तो मुझे राइट टू सेल मिल जाएगी बट नॉट द ऑब्लिगेशन एट एक्सपायरी डेट। ये दोनों समझाए थे आपको। तो यहाँ पर अब हमारे पास में क्या है? इंश्योरेंस मिल रहा है अगेंस्ट एडवर्स प्राइस। इंश्योरेंस कैसे है? ये जो पुट ऑप्शन मिला था ये फ्री में नहीं मिला था ना कॉल ऑप्शन, ये कैसे मिला था? एक प्रीमियम पे कर कर। तो हम जो पॉसिबिलिटी है प्रॉफिटिंग की फ्रॉम फेवरेबल मोमेंट्स उन्हें प्रिजर्व कर कर रख रहे हैं। तो गोल्ड प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेंगे? इसको यहाँ पर फ्यूचर जो है इसको सेल करने की जगह एक प्रोड्यूसर एक पुट ऑप्शन खरीदेगा और इससे यहाँ पर इनको राइट टू सेल मिल जाती है। पुट ऑप्शन से क्या मिल रही थी? राइट टू सेल एट मिनिमम प्राइस, जो भी फ्लोर प्राइस हमने डिसाइड किया था। लेकिन साथ में यहाँ पर ये हायर मार्केट प्राइसेस पर भी बेच सकते हैं। मान लो मेरा जो स्पॉट प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस है, वो है 1000 रुपीज किसी सामान का, और जो मैंने पुट ऑप्शन प्राइस लिया था वो लिया था 900 का। तो मुझे अगर यहाँ पर सामान को बेचना है तो मैं कौन से प्राइस पर बेच सकती हूँ? 1000 रुपीज पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को हक मिला हुआ है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे 900 ही यहाँ पर एक्सरसाइज करना है। ठीक है। ज्वेलर के लिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन अच्छा है। तो अगर ज्वेलर को कोई यहाँ पर ज्वेलरी है, ठीक है, वो मार्केट में मिल रही है 900 रुपए की, लेकिन इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया था जिसके थ्रू ये इनको 750 का मिल सकता है। तो ये क्या करेंगे? अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। आगे समझ में। अब आते हैं कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स इन इंडिया। जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, ऐसे ही कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे किस पर लगा रही है? नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर, जैसे कि हमारे एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, इस तरह के अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। तो अगर हम देखें, इंट्रोड्यूस किया गया था इसको यूनियन बजट 2013-14 में, और एनालॉगस है ये हमारा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स की तरह ही। ठीक है। तो यहाँ पर कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? ये डुअल पर्पस है गवर्नमेंट का और फाइनेंशियल सिस्टम का। सबसे पहले तो रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को। दूसरा, जो स्पेक्यूलेशन होती है ये मार्केट में इनस्टेबिलिटी लेकर आती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग है, इनको हम कर्व कर पाएंगे। आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का, मैंने टैक्स लगा दिया 900 रुपीज का, आपका टाइम गया, एफर्ट्स गए और एक्सेट्रा चीजें गई, आपको कोई मजा ही नहीं आएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये टैक्स हम लगा देते हैं। तीसरा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड में ले आएंगे, तो जो टैक्स पैरिटी है कमोडिटी डेरिवेटिव में और सिक्योरिटीज डेरिवेटिव मार्केट में, वो भी हमें देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर सीटीटी के लिए एप्लीकेबिलिटी और रेट्स क्या होते हैं प्रीशियस मेटल्स में, तो हमने देखा ये केवल नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर लग रही है। तो यहाँ पर इसको हम ट्रेड करते हैं अगर डोमेस्टिक एक्सचेंजेस पर, तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज को तो हमने एग्जाम कर दिया सीधे सीधे। अब यहाँ पर क्या होगा? जो प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब पर हमारा सीटीडी लगता है। तो अब टैक्सेबल यहाँ पर कैसे होगा? अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल पर आपने बेचा है, तो ट्रेड प्राइस के ऊपर ये चार्ज होगा। जैसे 1000 में हमने यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रखा, तो फिर 0.1% ऑफ 1000 रुपीज हमारा ये लगेगा। तो ये हो गया हमारा पेबल बाय सेलर। ठीक है, सेलर इसको देगा। अगर सेल की है यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पर जितना था, जैसे मैंने बताया था ना, एक प्रीमियम अमाउंट हमें देनी होती है कॉल ऑप्शन बाई ऑप्शन लेने के लिए, तो उस प्रीमियम का 0.05% अगेन सेलर देगा। अगर यहाँ पर एक्सरसाइज किया हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो डिफरेंस है हमारा सेटलमेंट में और स्ट्राइक प्राइस में, सेटलमेंट हमारा हुआ 1000 रुपीज में, स्ट्राइक प्राइस जो था हमारा, स्ट्राइक प्राइस कौन सा था? जो हमने पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन में अपना रखा था। जैसे अगर इस एग्जाम्पल में लू, तो 900 रुपए मेरा स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पर 750 रुपए मेरा स्ट्राइक प्राइस है। कौन सा था स्ट्राइक प्राइस? जिस प्राइस पर हमने जो प्राइस डिसाइड किया था कि इतना हमारा इस प्राइस पर कॉल या पुट ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस और जो सेटलमेंट प्राइस है उनके डिफरेंस पर 1.125% का हमें टैक्स देना होगा, और ये कौन देगा? परचेजर देगा। अगर बाय साइड है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इसको एग्जाम किया है। फिजिकल स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एग्जाम किया है।
एग्जाम्पल्स क्या है सीटीटी कैलकुलेशन के, तो एक फिक्स परसेंटेज हमारे ट्रांजेक्शन वैल्यू की, जैसे प्रीमियम डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टाइप हम चलेंगे। अब सिनेरियो क्या है, हम यहाँ पर एक गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो बेच रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ट्रेड प्राइस 50 लाख, सीटीटी रेट हमारा 0.1% है, तो सीटीटी पेबल कितना होगा 500 रुपीज। मैकेनिज्म क्या है कलेक्शन का, तो ये हम डायरेक्टली ट्रेडर से गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर ब्रोकर इसे कलेक्ट करेगा, ट्रांजेक्शन के टाइम पर डिपॉजिट करेगा इसको कमोडिटी एक्सचेंज के पास पर, और फिर ये रेमिट हो जाता है गवर्नमेंट के पास में। तो इम्पैक्ट क्या है सीटीटी का ऑन मार्केट क्वालिटी, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ डिबेट है। एंड यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो ये अनइंटेंडेड और इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस लेकर आया है इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में। सबसे पहले तो जो ट्रेडिंग कॉस्ट थी ऑफकोर्स वो बढ़ जाएगी, वो तो इंटेंडेड ही होगा, है ना। एंड स्ट्रेटेजी शिफ्ट यहाँ पर देखने के लिए मिली, तो हमारा जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन कॉस्ट था वो बढ़ गया हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स के लिए स्पेशली। एंड इंट्रा ट्रेड स्पेक्युलेटर्स जो हैं वो यहाँ पर न्यूमरस ट्रेड्स डेली करते हैं, ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो हमारा एवरीडे ट्रेडिंग होती है, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी सीवियरली यहाँ पर कम हो रहा है। अब इनकम टैक्स दो, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स दो, सिर्फ ऐसा तो है नहीं हम केवल एक ही टैक्स दे रहे हैं, तो ये भी हमारी प्रॉफिट मार्जिन कम करके जा रहे हैं, टैक्सेस ऊपर से ये वाला एक टैक्स आ गया। तो यहाँ पर टैक्स इंसेंटिवाइज करे ट्रेडर्स को कि वो शॉर्ट टर्म से यहाँ पर लॉन्गर टर्म हैजिंग की तरफ आए, पोजीशन ट्रेडिंग की तरफ जाएं, या फिर ताकि पोटेंशियल गेन जो है वो आउटवे करें फिक्स टैक्स कॉस्ट को। इम्पैक्ट हमारी लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी में, तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो जब ये सीटीटी इम्पोज किया गया था तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था मार्केट क्वालिटी में, तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स थी वो हमारी काफी कम हो गई थी, शार्प प्लंज देखने के लिए मिला था, क्योंकि स्पेशली हमारे गोल्ड एंड सिल्वर में इमीडिएटली यहाँ पर जैसे ही सीटीटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हाई वॉल्यूम स्पेक्टेटर्स जो थे स्पेक्युलेटर्स उन्होंने मार्केट ही छोड़ दिया। इरोजन ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, अभी देखो अभी अगर देखोगे ना एमसीएक्स पर सिल्वर वगैरह काफी ज्यादा ट्रेड हो रहा है बिकॉज इसका कॉस्ट बढ़ गया है, अदरवाइज बीच में तो बिल्कुल यहाँ पर आप सुनने के लिए भी नहीं मिल रहा था। इरोजन हुआ मार्केट एफिशिएंसी का, तो रिडक्शन रिडक्शन हमें ट्रेडिंग एक्टिविटी में देखने के लिए मिला, तो एक यहाँ पर लिक्विडिटी कम हो गई, लिक्विडिटी कम होने से क्या हुआ कि अब हम आसानी से इसे खरीद या बेच नहीं पा रहे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो एसोसिएटेड वाइडनिंग ऑफ द बिड आस्क स्प्रेड, जिसमें कि ट्रांजेक्शन ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, और स्पेसिफिकली यहाँ पर एक इरोजन हुआ हमारे प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग एफिशिएंसी में फॉर गोल्ड एंड सिल्वर डेरिवेटिव्स। कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस, क्रिटिक्स यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि इंडियन एक्सचेंजेस ना एक डिसएडवांटेज में है अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल एक्सचेंजेस में। अभी जितने टैक्सेस यूनियन बजट में बढ़ा दिए गए थे उससे तो और भी ज्यादा ये चीज फील होती है, तो यहाँ पर बाकी गवर्नमेंट ऐसे फालतू टैक्सेस नहीं लगा रहे हैं जैसे हमारे यहाँ लगा रहे हैं, और वो लोग वॉल्यूम जो है ट्रेडिंग शेयर्स की यहाँ पर ट्रेडिंग की उसको ऑफशोर ज्यादा पुश कर रहे हैं। टैक्स ट्रीटमेंट फॉर ट्रेडर्स, तो एक सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी क्लैरिफिकेशन आया सीटीटी इंट्रोडक्शन के बाद में, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई ज्यादातर जो कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस हैं इनको हम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानकर चलते हैं, तो ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं डिडक्ट करेंगे सीटीटी को, तो सीटीटी जो है उसको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा एज अ वैलिड बिजनेस एक्सपेंस, तो इसको आप ट्रेडिंग इनकम से पहले ही डिडक्ट कर लो। फिर अपने जो लॉसेस हैं उन्हें ऑफसेट करने के लिए उन्होंने बोला कि जो नॉन स्पेक्युलेटिव लॉसेस हैं उनको ऑफसेट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम, एंड इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स, तो एक सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा था कंपेयर टू लॉसेस फ्रॉम प्योर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस। मतलब क्या हुआ, पहले हमने देखा कि हमारे पास में जो नॉन स्पेक्युलेटिव लॉसेस हैं, जैसे यहाँ पर ज्वेलर ने कर लिया, अब वो कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं गेन करना चाह रहे थे, वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे अपने बिजनेस को, तो इन्होंने ऑफसेटिंग कर ली यहाँ पर अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम, और ये हमने कैरी फॉरवर्ड किया अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स, तो एक सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो फॉलोइंग क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स व्हिच ब्रिज द गैप, ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पर डेरिवेटिव और स्पॉट मार्केट के बीच में फ्यूचर प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल प्राइस बेंचमार्क जो है वो डिफाइन हुए फॉर अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। एक्सचेंज की बात करते हैं फॉर फिजिकल ईएफपी ट्रांजेक्शंस द ब्रिज। अब यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से समझना कि ईएफपी क्या होता है, देखो ये होता है आपका एक्सचेंज फॉर फिजिकल, ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या होगा, एक प्राइवेट स्वैप हो रहा है। प्राइवेट स्वैपिंग याद है ना, अदला बदली वाला समझाया था कि यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक को कुछ लगता है दूसरे को जस्ट ऑपोजिट लगता है, आपस में स्वैपिंग करनी होती है, फिर बैंक होता है ना, याद आया। तो यहाँ पर एक प्राइवेट स्वैपिंग हो रही है, किसके बीच में, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, और एक इक्विवेलेंट फिजिकल कमोडिटी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्वैपिंग कर ली किसी के साथ में। तो अगेन यहाँ पर जो दोनों पार्टीज होंगी वो क्या होंगी, ऑपोजिट थॉट्स वाली होंगी। जो यहाँ पर ए सोचेगा उसका जस्ट ऑपोजिट कौन सोच रहा है, बी सोच रहा है। तो एक ज्वेलर है, ठीक है। अब ज्वेलर के पास मान लो लॉन्ग हेज था, लॉन्ग हेज फ्यूचर क्या हो गया, जिससे वो बाई करना चाह रहे थे। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपना एक ईएफपी यूज किया, एक्सचेंज फॉर फिजिकल यूज करा एक्सपायरी से पहले, ताकि जो गोल्ड है वो फिजिकल में इनको काउंटर पार्टी से मिल जाए इंस्टेड ऑफ कैश सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली गोल्ड ही ले लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज फॉर फिजिकल। तो यहाँ पर एक वाइटल नॉन स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन है जो कि ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड फ्यूचर मार्केट्स में और फिजिकल स्पॉट मार्केट में, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड फ्यूचर मार्केट कौन से थे, जो लॉन्ग टर्म में जा रहे थे, स्पॉट मार्केट इन टर्म इमीडिएट वाले थे। तो इनके बीच में गैप यहाँ पर जो आ रहा था उसको ब्रिज किया हमारे एक्सचेंज फॉर फिजिकल ने, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो लार्ज कमर्शियल प्लेयर्स हैं, जैसे ज्वेलर्स का मैंने एग्जांपल दिया, तो माइनर्स, रिफाइनर्स, ज्वेलर्स, ये क्या कर रहे हैं, अपने रिस्क एक्सपोजर को एफिशिएंटली शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये एक प्राइवेटली नेगोशिएटेड, प्राइवेटली एक्सचेंज पर नहीं जा रहे हैं। मैं जानती हूँ जिसके साथ में मैं एक गोल्ड खरीदने वाली हूँ, तो मैंने उन्हीं से डायरेक्टली बात कर ली। तो एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज की यहाँ पर एक फ्यूचर पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं फिजिकल कमोडिटी के साथ में। तो अगर मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 50 ग्राम गोल्ड लिखा हुआ था, तो 50 ग्राम गोल्ड ही मैं यहाँ पर इस ज्वेलर को दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इजीली ट्रैक कर रहा है फिजिकल कमोडिटीज को। अब स्वैपिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडर यहाँ पर क्या करेंगे, एक लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इनके पास ऑब्लिगेशन है कि इनको बाई करना है, इसको काउंटर पार्टी के साथ में स्वैपिंग कर ली विद अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ फिजिकल गोल्ड। फिर आता है सेटलमेंट। अब जो दोनों लेग्स होती हैं हमारी, कौन कौन सी दो लेग्स हमारी होती हैं, एक तो हमारी हो गई फ्यूचर पोजीशन और एक होती है स्पॉट पोजीशन जो अभी चल रही है। तो फिजिकल में चलेगी स्पॉट पोजीशन क्योंकि फिजिकल गोल्ड कर रहे हैं, और फ्यूचर पोजीशन हमारा जो आगे का टाइम में हमने इसको करना था, बेचना था या खरीदना था, इनको हम साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एक्सचेंज को रिपोर्ट कर देंगे कि हमने ऐसा करा है, और जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर ऑफ एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो, जो मैंने यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था वो कब बनवाया था, वो बनवाया था एमसीएक्स के थ्रू, ठीक है। तो मेरे को एमसीएक्स को बताना तो पड़ेगा कि भाई मैंने ऐसे ऐसा कुछ कुछ कर लिया है, तो मैं ये बात इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन हम दोनों जो मिल रहे हैं, जो हम यहाँ पर फिजिकल सेटलमेंट कर रहे हैं गोल्ड की, वो हम आपस में ही करेंगे, तो ये ऑफ एक्सचेंज होगा। की बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस किया हमने मार्केट इम्पैक्ट को, तो यहाँ पर इसे प्राइवेटली नेगोशिएट कर लिया, तो जो लार्ज कमर्शियल फर्म है वो सब्सटेंशियल फ्यूचर पोजीशंस को क्लोज कर रही है और फिजिकल मेटल को एक्वायर कर ले रही है बिना किसी मार्केट स्लिपेज के। ऐसा नहीं है कि कोई सडन प्राइस चेंज आ रहा है जब हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली। तो यूज केस की बात करें, ज्वेलर जो है वो यहाँ पर हेजिंग कर रहे हैं अगेंस्ट द प्राइस राइज बाय होल्डिंग अ लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन। अब ये यहाँ पर एक ईएफपी को यूज कर लेंगे जस्ट बिफोर एक्सपायरी, ताकि यहाँ पर फिजिकल गोल्ड जो है वो उनको मिले, और इसका क्या करेंगे, ज्वेलरी बनाएंगे। तो रेदर देन वेटिंग फॉर स्टैंडर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फिजिकल डिलीवरी प्रोसेस थ्रू द एक्सचेंज। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्यूचर प्राइसिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें आपके पास में दो टर्म्स हैं, कॉन्टेंजो एंड बैकवर्डेशन। कॉन्टेंजो कब होता है, पहले तो ये याद रखना, जब आपका फ्यूचर प्राइस ज्यादा है स्पॉट प्राइस से तो बनता है कॉन्टेंजो। और बैकवर्डेशन कब बनता है, बैकवर्डेशन बनता है जब आपका फ्यूचर प्राइस कम है स्पॉट से। तो हमारे पास में कॉन्टेंजो क्या करेगा, ये आपके लिए एक कॉस्ट ऑफ कैरी लेकर चलेगा। कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या था कि भाई आपका स्टोरेज का, इंश्योरेंस का, है ना, अलग अलग कॉस्ट थी, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट थी। अगर बात करें यहाँ पर, तो आपका फिजिकल शॉर्टेज है,
फ्यूचर अगर आपका कम है और स्पॉट ज्यादा है, इसका मतलब या तो फिजिकल कमोडिटी का शॉर्टेज हो चुका है या फिर इमीडिएट डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे दिवाली आ गई है, शादियों का सीजन आ गया, तो इंडिया में ना सडनली गोल्ड का स्पॉट यहाँ पर जो प्राइस होता है बहुत बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस फॉर अ कमोडिटी, हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, बाय द टर्म कॉन्टेंजो एंड बैकवर्डेशन। तो ये रिलेशनशिप हमें शेप बताती है फ्यूचर प्राइस कर्व की अक्रॉस डिफरेंट मैच्योरिटीज। कॉन्टेंजो क्या होता है, नॉर्मल मार्केट, फ्यूचर प्राइस हमारा हायर है देन स्पॉट प्राइस। तो फ्यूचर कर्व कैसे हमारे जा रहे हैं, ये जाएंगे हमारे अपवर्ड स्लोपिंग, है ना। नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे चीपर होते हैं देन डिस्टेंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब अभी जो हमारे मान लो इसी महीने में कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एंड होना है, तो ये हमें सस्ता मिलेगा। और अगर मुझे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो 3 महीने के बाद में अप्लाई करना है या 6 महीने के बाद में, तो वो उतना ही महंगा होता जाएगा। तो कॉन्टेंजो यहाँ पर एक नॉर्मल स्टेट है प्रीशियस मेटल्स के लिए, जिसमें कि फ्यूचर प्राइस में हम कॉस्ट ऑफ कैरी भी इंक्लूड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैरी में हमारी स्टोरेज कॉस्ट और फाइनेंसिंग कॉस्ट दोनों आ जाती हैं, है ना। देन आता है बैकवर्डेशन। यहाँ पर क्या था, फ्यूचर प्राइस कम था, स्पॉट मार्केट ज्यादा था प्राइस यहाँ पर, तो हमारे पास में ये कैसा होगा, ये हमारा होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर इन्वर्टेड। तो ये हमारा क्या है, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ज्यादा महंगे हैं। अगर मैं दिवाली के महीने में गोल्ड लेने जाऊंगी तो कहीं ना कहीं महंगा तो मिलेगा ही, तो ये हमारे लिए ज्यादा महंगे हैं। और मैं बहुत 2-3 महीने के बाद गोल्ड लूंगी, जब यहाँ पर शादी का भी सीजन खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो कॉस्ट क्या है, बैकवर्डेशन एक इनफ्रीक्वेंट मार्केट कंडीशन है, फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही, तो ये हमें इमीडिएट एक्यूट सप्लाई स्ट्रेस दिखा रही है कि भाई इतनी सप्लाई नहीं है जितनी डिमांड है फिजिकल मार्केट में। तो हाई कन्वीनियंस यील्ड देखने के लिए मिल रही है, इमीडिएट यूटिलिटी या बेनिफिट जो है वो हमें मिलेगा फिजिकल मैटर होल्ड करने का, तो वो इतना हाई है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैरी है वो भी हमारी कवर हो जा रही है। तो गोल्ड में एक फिजिकल शॉर्टेज जो है या एक्सट्रीम हाई इमीडिएट डिमांड लिक्विडिटी की, वो स्पॉट प्राइसेस को ऊपर ले जाती है, बढ़ा देती है रिलेटिव टू फ्यूचर प्राइसेस। कन्वर्जेंस की बात करें तो कर्व का शेप कैसा भी हो, फ्यूचर प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर कन्वर्ज करने ही चाहिए स्पॉट प्राइस से ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट, ताकि रिस्क फ्री आर्बिट्रेज यहाँ पर प्रिवेंट हो पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्ड प्राइस बेंचमार्क। तो यहाँ पर अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है लंदन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, LBMA गोल्ड प्राइस। तो ये हमारा लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। मैं आपको इंडियन बुलियन मार्केट के बारे में भी बताऊंगी, जो कि हमारा इंटरनेशनल इसका रहता है IFSCA का, तो उसको भी हम IBX को भी आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे इन द सेंस आगे की कुछ वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जब मार्केट डिटरमिन कर रहा है कि स्पॉट प्राइसेस कॉन्टिन्यूअसली, ग्लोबल होलसेल फिजिकल मार्केट रिलाई करता है स्पेसिफिक डेली बेंचमार्क प्राइसेस पर, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है, लंदन फिक्स, करेंट नेम इसका LBMA गोल्ड प्राइस है, पहले इसका फुल नेम क्या था, लंदन गोल्ड फिक्स, तो 2015 में चेंज कर दिया ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर इसका ICE बेंचमार्क है, और यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड क्यों यूज हो रहा है, ताकि हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट कर पाए इंस्टीट्यूशनल वे में, ठीक है। साथ में सेंट्रल बैंक गोल्ड वैल्यूएशन करता है, और जो हमारी प्राइसिंग रेफरेंस है वो हम इंपोर्ट प्राइसिंग रेफरेंस लेकर चलते हैं। तो ICE बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ओवरसाइट ऑफ लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। फ्रीक्वेंसी ये आपका 2 बार सेट होता है डेली, एक 10:30 बजे सुबह में और एक शाम के 3 बजे लंदन टाइम के हिसाब से। तो ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन देखने के लिए मिलेगा। प्रोसेस क्या होता है, जितने भी बुलियन बैंक्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, लार्ज बाय एंड सेल ऑर्डर्स यहाँ पर माइनर्स से, सेंट्रल बैंक्स और रिफाइनर्स से हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये अपनी बिड्स देते हैं, बिड्स मतलब कितने पर इन्हें खरीदना है और कितने पर इन्हें बेचना है, उसके लिए ऑफर या आस्क रेट देते हैं। तो ये जो प्राइस है इसे हम क्या करते हैं, इटरेटिवली सेटल करते हैं अंटिल कि आज के टोटल बाई ऑर्डर्स जो हैं वो टोटल सेल ऑर्डर्स के साथ नहीं मैच कर जाएं, और एक इक्विलिब्रियम प्राइस हम सेट कर लें, ठीक है। तो जितना हमारे पास बाई का ऑर्डर है उतना ही सेल का ऑर्डर आएगा। जब ये एक प्राइस हमारा सेटल हो जाता है तो वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो ये हमारा एक ट्रेडिंग प्राइस नहीं है, रेदर एक ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, ताकि हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइसिंग करें और सेंट्रल बैंक वैल्यूएशन कर पाए।
तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट सेटल होते हैं, वैल्यूएशंस डिसाइड की जाती हैं, लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स होती हैं वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया का भी जो होलसेल इंपोर्ट होता है उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है हम इसी को यूज करते हैं, और सेंट्रल बैंक वैल्यूएशन भी इसी को यूज कर रहा होता है। तो इसे सेंट्रल बैंक्स यूज करते हैं इंक्लूडिंग द आरबीआई, ताकि ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स जो है उन्हें वैल्यू करें। तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं इंडिया में, इनकी बात कर लेते हैं। अब गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, गोल्ड जो है वो यहाँ आपके अंडरलाइंग एसेट है, तो एसेट बैकिंग हमारी इसके थ्रू हो रही है ना। एंड यहाँ पर ये कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर, जैसे कि शेयर्स। अब कोर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि पैसिवली ट्रैक करेंगे प्राइस हमारे फिजिकल गोल्ड का इन द डोमेस्टिक मार्केट, कि भाई डोमेस्टिक मार्केट में हमारा क्या प्राइस रहेगा। तो यहाँ पर ना हमारे पास में जो गोल्ड होता है वो कैसा होता है, वो आपका बेसिकली 24 कैरेट गोल्ड होता है, एक तो ये याद रखना। ऑल्सो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी किससे ज्यादा होती है, 95% जो हमारा फिजिकल गोल्ड है, ठीक है, उससे यहाँ पर ज्यादा या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और एक यूनिट हमारे गोल्ड ईटीएफ की किसके बराबर होगी, ये होगी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर हम लोग इसको थियरी में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो गोल्ड ईटीएफ्स हैं वो हमारे कॉमनली बेस्ड कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनको हम स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे शेयर्स पर यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं। और इनका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि पैसिवली ट्रैक करना है प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अच्छा गोल्ड का प्राइस अगर 10 रुपीज से बढ़ा है तो ईटीएफ का प्राइसेस भी यहाँ पर हमारा कुछ सिमिलर प्रपोर्शन में बढ़ रहा होगा। मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि गोल्ड बैक्ड होते हैं, तो फिजिकल बैक्ड गोल्ड होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इन ईटीएफ को इशू किया, तो उनके पास में से भी बोलता है कि ये फिजिकल गोल्ड यहाँ पर प्रेजेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा है एटलीस्ट उतना नेट एसेट यहाँ पर डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड बिलियन में, दैट इज हाईएस्ट प्योरिटी, टिपिकली आपका 24 कैरेट पर प्रेजेंट होना चाहिए, जिसको आप कस्टोडियल वॉल्स में स्टोर कर रहे हो सिक्योरली। अब एक यूनिट यहाँ पर 1 ग्राम के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पर ये भी बात बोली गई। फॉर्म्स ऑफ होल्डिंग में आपके पास इसको डीमैट में रख सकते हो। डीमैट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आप इसको पेपर या फिजिकल फॉर्म में नहीं रख रहे हो। एंड इसका एक्सपोजर जो है वो आपका गोल्ड प्राइस में विदाउट द नीड टू होल्ड और सिक्योर द फिजिकल मेटल इटसेल्फ। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर जो फिजिकल गोल्ड है वो आपका क्या होता है, वहां पर हमें देखना होता है कि भाई हो सकता है हमें ज्वेलर के पास जाना पड़ रहा है उसको बेचने के लिए, है ना। यहाँ पर बहुत सारे चेक्स टेस्ट ये सब होते हैं। गोल्ड ईटीएफ में क्या है, इसको खरीदो और आप यहाँ पर सोल्ड भी कर सकते हो इंस्टेंटली अपने स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे एनएससी या बीएससी में मार्केट आवर्स के टाइम पर, और ये आपको हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेडिंग की बात करें तो प्राइस जो है ईटीएफ यूनिट्स का वो फ्लक्चुएट कर रहा है रियल टाइम में। तो हमारे जो मार्केट प्राइस है गोल्ड के, उसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट प्राइस हमारे फ्लक्चुएट कर रहे हैं वैसे ही हमारे ईटीएफ के भी प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस हम मॉनिटर कर सकते हैं। अब स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट्स में जो गोल्ड ईटीएफ्स हैं ये हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल मार्केट के साथ में, तो ये डिमांड लेकर आ रहे हैं ईटीएफ फिजिकल गोल्ड की। अगर यहाँ पर कोई गोल्ड ईटीएफ आया और लोगों ने अच्छा इन्वेस्टमेंट करा, मान लो यहाँ पर आपके पास में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, या हम छोटा इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आया, तो अब 50 लाख का फिजिकल गोल्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड है वो क्रिएट हो गई, और फंड हाउस को उसको परचेज भी करना है और अपने पास में स्टोर कर भी रखना है। तो ये स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं प्योरिटी एंड स्टोरेज को साथ में। जैसे मैंने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया तो मेरे पास में ये जो रिस्क है थेफ्ट का, इससे मैं बच जा रही हूँ, प्योरिटी कंसर्न से बच जा रही हूँ। तो फिजिकल गोल्ड बार से अपने पास रखते हैं जिसकी जो क्वालिटी है वो कंफर्म की जाती है टू एलबीएमए स्टैंडर्ड्स, ताकि यहाँ पर जो भी न्यू यूनिट हमारी क्रिएट की गई है उसे बैक करने के लिए हमारे पास फिजिकल गोल्ड हो। डेरिवेटिव मार्केट में अब सेबी यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है गोल्ड ईटीएफ्स को टू इन्वेस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर नेट एसेट्स इन ईटीएफ ईटीसीडी, ठीक है।
तो यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को बोला कि कुछ पैसा आपको क्या करना है, अपना कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, जैसे आप गोल्ड फ्यूचर्स में कर सकते हैं, ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे और जो एक्सपोजर्स हैं उन्हें भी आप एफिशिएंटली एडजस्ट करो। ऐसे में जो हमारे डेरिवेटिव्स का लिमिटेड यूज है वो फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है, लेकिन हमें क्योंकि ये लिक्विडिटी क्यों चाहिए इन ईटीएफ्स को, ताकि यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क नहीं आए। मान लो एक साथ सभी लोग अपने ईटीएफ से फंड्स को निकालने लग गए, तो ऐसे में कोई और ईटीएफ मानकर चलो, गोल्ड बैक्ड नहीं, कोई नॉर्मल स्टॉक बैक्ड या फिर इंडेक्स बेस्ड मान लो, ऐसी सिचुएशन में अगर लिक्विडिटी की जरूरत है तो ईटीसीडीज हमें हेल्प कर रहे हैं, तो ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को फॉलो करवा रहे हैं, अप्रूव्ड बाय द फंड्स बोर्ड एंड ट्रस्टीज। फिर ये एक लिक्विडिटी ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। तो गोल्ड ईटीएफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो इनलिक्विड फिजिकल मार्केट है लार्ज बार फॉल्ट्स का, उसको हाईली लिक्विड फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ईटीएफ को यूज कर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फिजिकल गोल्ड को यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं, और यहाँ स्पॉट मार्केट्स में कोई चेंजेस नहीं आते इसकी वजह से। अब सेबी की ना रेगुलेशंस आई थी। अब ये रेगुलेशंस क्यों आई थी, ये आई थी यहाँ पर ताकि बेसिकली क्या हमारी वैल्यूएशन होनी चाहिए, कौन से बेंचमार्क्स हमें फॉलो करने हैं, इन सब के रिगार्डिंग। तो पहले हम लोग सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस जो हैं उनको बेसिकली यूज कर रहे थे, ताकि गोल्ड ईटीएफ्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करें और इसकी ओवरसाइट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन देखें। नाउ की रेगुलेटरी नॉर्म्स की बात आती है, जहां हम ऑडिट्स एंड प्योरिटी पर फोकस करेंगे। तो फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं, ये एंश्योर कर रहे हैं कि जो फिजिकल गोल्ड है वो उतनी ही प्योरिटी का हो जितना आपने गोल्ड ईटीएफ में बताया है, या उससे ज्यादा का हो। रेगुलर मैंडेटरी ऑडिट्स यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट्स करते हैं ऑडिटर्स, वो क्या करेंगे, आपकी लीगल चीजें चेक करेंगे, तो कंफर्म करेंगे कि भाई एग्जिस्टेंस उतने गोल्ड का है जितने के एटीएफ निकाले हुए हैं, आपने इशू किए हुए हैं, क्या गोल्ड इतनी प्योरिटी का है जो यहाँ पर हमारे कस्टोडियन ने ऑन बिहाफ ऑफ द फंड होल्ड कर रखा है। इन्वेस्टमेंट मैंडेट की बात करें तो एटलीस्ट जो हमारे एसेट्स हैं वो फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में होने चाहिए एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, नो फिजिकल डिलीवरी। तो यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ अगर बेचने जाओगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बेच रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल आपको यहाँ पर गोल्ड कैश सेटलमेंट मिल रही है, ठीक है। तो जो हमारे मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वहां हम क्या देखेंगे कि जो फंड है वो हमें कैश सेटलमेंट दे रहा है। फिजिकल डिलीवरी किसके लिए हो रही है, जो यहाँ पर लार्ज इंस्टीट्यूशनल क्वांटिटीज हैं। अब जो सेबी की लेटेस्ट प्रपोजल्स आए हैं ऑन वैल्यूएशन, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो प्रपोज ड्राफ्ट है इसमें हमने डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में कुछ चीजों को बेसिकली इनके प्राइसेस को किस तरह अलाइन करने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया कि हम ना एलबीएमए का जो प्राइस था उसको फॉलो कर रहे थे। तो एलबीएमए में क्या हो रहा था कि भाई कितने लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं बाई के और कितने सेल के आए हैं, अकॉर्डिंगली मैच कर इसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा और इंडिया में भी वही प्राइस चलेगा। लेकिन इंडिया की जो डिमांड है और जो यहाँ पर लंदन में डिमांड है, चाहे लंदन में ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल बोलो या ऑल ओवर द ग्लोब बोलो, बहुत बड़ा डिमांड यहाँ पर आता भी होगा, तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट अलग से रन करता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो जो गैप था उसे ब्रिज करने के लिए हमने अपनी जो न्यू कंसल्टेशन पेपर निकाली है उसमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए, जैसे कि सबसे पहले बेस बेंचमार्क। तो पहले हम एलबीएमए गोल्ड प्राइस जो डॉलर्स का था इसको फॉलो कर रहे थे एंड कन्वर्ट कर रहे थे रुपीज में। तो जो हमारे अलग अलग टैक्सेस लग रहे थे, जैसे कस्टम ड्यूटी लग रही थी या फिर यहाँ पर लोकल टैक्सेस लग रहे थे, उन सबको एडजस्ट कर रहे थे। अब हम डोमेस्टिक स्पॉट प्राइसेस की तरफ जा रहे हैं जिसको इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज पब्लिश करेंगे। फिर आती है बात वैल्यूएशन सोर्सेस की। तो यहाँ पर हमारे पास दो सोर्सेज है, पहले है एलबीएमए फिजिकल होल्डिंग्स के लिए और डोमेस्टिक फ्यूचर्स हमारे पास क्लोजिंग प्राइसेस के लिए, जो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव होल्डिंग्स में जाएगा। अब हम एक सिंगल सोर्स यूज कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक स्पॉट प्राइस डिसाइड करेंगे जिसको हम प्राइस फॉलिंग मैकेनिज्म के थ्रू यूज कर रहे हैं हमारे फिजिकल होल्डिंग्स के लिए एंड रिलेटिव डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, तो ये हमारे ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई कर देगा। जो सब्जेक्टिविटी थी कि किस तरीके से हमें प्रीमियम्स डिस्काउंट्स को अप्लाई करना है, यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी अक्रॉस ऑल हाउसेस, वो सारी चीजें अब हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाता है और फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस सब्जेक्ट से सॉरी
फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो सिमिलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि आरपी एकेडमी में इस तरह से आपको फ्री वीडियोस और कंप्लीट यहाँ पर पेड कोर्स कवर किया जाता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।